राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की आरआरबी एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं तो कमेंट करते हुए चलिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को हम करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1925 में कब 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा थी, उसका प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? क्या सुभाष चंद्र बोस थे, विट्ठल भाई पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, भगत सिंह थे? तो कौन थे? क्या सुभाष चंद्र बोस थे? नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल जी को 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया था। विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के बड़े भाई थे। कौन थे विट्ठल भाई पटेल? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल को 1925 के केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंगीकृत किए जाने के समय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। संविधान को जब अंगीकृत किया गया यानी स्वीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकार किया गया था। तो उस समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय क्या 348 थे, 448 थे, 444 थे या 395 थे? जब संविधान को अंगीकार किया गया है, स्वीकृति दी गई, तब उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। फिर इसे संविधान को 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता भारत को मिल गई तो उसके बाद भारत का एक संविधान बनाने की नीति आई। तो संविधान जब बनाने का जब बात चला तो उस समय जब स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा बना तो उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या सी राजगोपालाचारी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। कब नियुक्त किया गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर VR अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसमें कुल 7 सदस्य थे जिसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य 6 सदस्य थे। तो उनमें से कौन नहीं है जो मसौदा समिति के सदस्य नहीं है? तो क्या सैयद मोहम्मद सादुल्लाह है, N गोपाला स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर KM मुंशी हैं या AV ठक्कर हैं? तो इनमें से AV ठक्कर मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, संविधान सभा जो बना था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? क्या 13 दिसंबर 1948 को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1949 को, या 13 दिसंबर 1947 को पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ये नहीं होगा, एक सेकेंड माफ करिएगा। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसे 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इस ब्रह्मांड में मौजूद, क्या? इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? जो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बना है, तो वैज्ञानिकों ने उसे क्या नाम दिया? क्या क्रिस्टल नाम दिया, द्रव्य नाम दिया, ठोस दिया, या फिर द्रव्य दिया? तो वैज्ञानिकों ने उसे द्रव्य नाम, यानी पदार्थ, क्या? द्रव्य यानी पदार्थ भी कह सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने उसे द्रव्य नाम दिया। द्रव्य का मतलब होता है जो स्थान घेरे तथा जिसमें आयतन हो और उसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें, उसे द्रव्य बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? जो आकाश गंगा है इसके निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन है? क्या ड्वार्फ गैलेक्सी है, सनफ्लावर गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, या पिनव्हील गैलेक्सी है? तो आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसे देवयानी भी बोलते हैं। यह सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिग बैंग सिद्धांत, ब्रह्मांड के लिए जो बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था, कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या थॉमस गोल्ड के द्वारा प्रतिपादित किया था, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा, अल्बर्नी के द्वारा, या फिर एडम एलन सेंडेंस के द्वारा? तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड कितने वर्ष पुराना है? क्या 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष, या फिर 8.9 बिलियन वर्ष पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। कितना? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है एंटोपोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, या एंटोलॉजी? तो हमारा जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों का अंतर नहीं है? क्या पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, या फिर मध्य पाषाण काल है? तो पाषाण युग के कालों का अंतर्गत नहीं आता क्या? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में तांबे की वस्तुओं का यूज हुआ था। पूरा पाषाण के 3 काल हैं। पूरा पाषाण काल के 3 हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी?
1955-56 में, 1954-55 में, 1957-58, 1953 या 54 में। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 और 58 के दशक में हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाई जाती हैं। ये चारों तरफ से विंध्याचल पर्वत से घिरी हुई हैं। यहाँ पर मध्य पाषाण काल के मानव गुफा आवास पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? जो भारत में पाषाण काल में शिलाओं यानी पत्थरों पर जो चित्रकारी है वह कहाँ पाई जाती है? क्या नालंदा में पाई जाती है, एलिफेंटा में, भीमबेटका में या बाघ गुफा में? तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? यानी जो मानव गतिविधियां और सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल है उसका सही क्रम इनमें से कौन है? क्या पहले पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, या फिर पहले धातु काल, मध्य पाषाण काल, फिर पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल? तो जो पाषाण काल की प्रागैतिहासिक काल था उसका सही कालक्रम सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्या मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी चिन्हों की वजह से, मुगल की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से? तो ये भीमबेटका की गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाई जाती हैं। इनकी खोज श्रीधर वांडकर के द्वारा 1957-58 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड मनी, यह 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई है? क्या विंसेंट क्रॉफर्ड के द्वारा लिखी गई, एडम स्मिथ के द्वारा, जॉन मेनार्ड स्किंग या मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा लिखी गई? था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जॉन मेनार्ड स्किंग के द्वारा लिखी गई। इसमें इन्होंने बताया कि जो बेरोजगारी है वह श्रम पर नहीं बल्कि उसके डिमांड पर डिपेंड करता है, उसके कार्य पर नहीं, या श्रम की लागत पर नहीं, उसके कार्य की मांग के ऊपर डिपेंड करता है। और एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थशास्त्र के पिता हैं। क्या हैं? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा नियम वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक की अधिक से अधिक इकाइयां निश्चित कारकों एवं प्रौद्योगिकियों के साथ नियोजित की जाती हैं वैसे वैसे इसके सीमांत उत्पाद धीरे धीरे गिरावट आती है? तो ये क्या है? क्या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, या किसी कारक के ह्रासमान प्रतिफल का नियम है, या परिवर्तित अनुपात का नियम है, या फिर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है? तो बताइए कौन सा नियम है? तो ये किसी कारक के ह्रासमान प्रतिफल का नियम है। किसका नियम है? किसी कारक के ह्रासमान यानी उसमें कमी के प्रतिफल का नियम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह चक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म बाजार मूल्य के विभिन्न मानों पर उत्पादन के लिए चुनती हैं, उसे फर्म कहा जाता है। तो कौन सा चक्र है?
तो आपूर्ति चक्र को का जो उत्पादन है वह दर्शाता है कि जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई वस्तु है वह फर्म बाजार मूल्य के विभिन्न मानों के उत्पादनों के लिए चुनती है, उसे फर्म कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पूर्ति चक्र यानी सप्लाई कर्व पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल एक सामान्य लाभ अर्जित करती है क्या कहलाता है। पूर्ति चक्र यानी पूर्ति चक्र पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म यानी एक कंपनी केवल सामान्य लाभ अर्जित कर पाता है वह क्या कहलाता है। क्या ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है, निकास बिंदु कहलाता है, ब्रेक थ्रू बिंदु कहलाता है या फिर आय बिंदु कहलाता है। तो यह ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित कर पाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मांग वक्र लोचदार होता है, लचीलेदार होता है और होने पर यह बेलोचदार होता है। तो किस कारण होता है। औसत राजस्व का मान धनात्मक होने पर यह लोचदार होता है और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर क्या बेलोचदार होता है। या फिर सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर तथा सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर, या फिर औसत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर और सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर, सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर या फिर औसत राजस्व का मान धनात्मक होने पर होता है। तो मांग वक्र तब लोचदार होता है जब सीमांत राजस्व का मान धनात्मक हो और सीमांत राजस्व का मान जब ऋणात्मक हो तो वह मांग वक्र बेलोचदार होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वांगला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। जो वांगला उत्सव है वह मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। क्या हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, लद्दाख में या उत्तराखंड में। तो वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है। मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के आदिवासी लोग सरहुल नामक त्योहार मनाते हैं जिसमें वो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा करते हैं। क्या मेघालय के, झारखंड के, राजस्थान के या फिर गुजरात के। तो राजस्थान के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं सरहुल त्योहार में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी के लिए या चरक पूजा के लिए, गंगा सागर मेला के लिए या फिर पुष्कर मेला के लिए। तो तमिलनाडु राज्य के बंगाल खाड़ी में निकट स्थित जो पुम्पुहार है समुद्र तट वो गंगा सागर मेला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। गंगा सागर मेला के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पोंग को समर्पित एक शस्योत्सव है। जो पोंगल है वह किसको समर्पित एक शस्य उत्सव है। शस्य के महीने में उत्सव है। तो क्या है सरस्वती देवी को समर्पित है, अग्नि देवता को, सूर्य देवता को या फिर गंगा देवी को। तो पोंगल किस देव को समर्पित है। तो सूर्य देवता को समर्पित यह शस्योत्सव है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वंडककुंडनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। किस रूप में आयोजित किया जाता है। क्या त्रैमासिक रूप में, वार्षिक रूप में, साप्ताहिक रूप में या फिर मासिक रूप में। जो त्रिशूर पूरम त्योहार है वह कितने दिन या कैसे आयोजित किया जाता है। तो यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। साल में एक बार इसका आयोजन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर कर जरूर पूछिएगा
और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।